आई थिंक ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हीरोज हम उन्हें मानते हैं जो जहरीले पान मसाला की ऐड करते हैं। देश के सैनिकों की हम सम्मान करें ना करें, लेकिन सोल्जर्स की मूवी में एक्टिंग करने वाले एक्टर्स को हम जरूर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन रुकिएगा, आज का वीडियो आपको एक ऐसे रियल हीरो को याद दिलाने के लिए बनाया गया है जिसने 5000 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम करके रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वराज बचाओ और स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले राजीव दीक्षित जी के बारे में, जिन्होंने पूरे देश को आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस बताया और काउ स्लॉटरिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि शायद सच्चाई के साथ चलने की वजह से ही उन्हें सिर्फ 43 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उनकी स्टोरी हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है। यहाँ तक कि विदेशी सरकार भी इनके राजीव दीक्षित जी की कहानी शुरू होती है 1967 से, जब यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। राजीव दीक्षित जी शुरू से ही एक ऐसे बच्चे थे जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ ज्यादा ही लगाव था, और इसी इंटरेस्ट की वजह से ही वो अलीगढ़ में अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके बीटेक करने इलाहाबाद चले गए, और फिर इलाहाबाद पढ़ाई खत्म करके उन्होंने IIT कानपुर से एमटेक कंप्लीट किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो फ्रांस भी गए और फिर वहाँ से उन्होंने अपना PhD भी कंप्लीट कर लिया। और फिर डिग्री लेने के बाद से राजीव जी फ्रांस के ही एक इंस्टीट्यूट में एज अ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम करने लगे। हालांकि कुछ साल काम करने के बाद वो वापस इंडिया आ गए और अपने ही देश में काम की तलाश करने लगे। अब क्योंकि वो टैलेंटेड तो थे ही, इसीलिए उन्हें CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम करने का मौका मिल गया, और यहाँ पर उन्होंने APJ अब्दुल कलाम सर के साथ भी काम किया था। हालांकि दोस्तों, तभी एक ऐसा मिस हैपनिंग हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था, खासकर भोपाल वासियों को। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं दिसंबर 1984 के उस काली रात की, जब करीब 1 बजे भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस लीक हो जाती है। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इस दुर्घटना ने करीब 20,000 लोगों की जान ले ली, और तो और इस गैस ने फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को इतनी बुरी तरह से हार्म किया कि काफी सारे लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। यहाँ तक कि आज भी भोपाल के नए जनरेशन में इसका असर देखने को मिलता है। और दोस्तों, सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि इस दुर्घटना के बाद से कंपनी सरकार को सिर्फ 47 करोड़ रुपए देकर मामला रफा दफा कर देती है, और इस तरह से पीड़ितों के परिवार को लगभग ना के बराबर कंपनसेशन मिलता है। ये दुर्घटना दुनिया के सबसे खराब इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है, और इसने राजीव दीक्षित को भी अंदर से झकझोर कर रख दिया था। और इस गैस ट्रेजेडी के बाद से ही उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि सारे करप्ट विदेशी कंपनियों को वो भारत से बाहर निकाल फेंकेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है राजीव दीक्षित जी की असल कहानी। राजीव भाई बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि बिना भारत का इतिहास जाने वह स्वदेशी अपनाओ का संकल्प पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने इंडिया के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को समझना शुरू किया। राजीव जी ने हमारे देश के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में स्टडी करने के साथ साथ भारत के गुलामी के दौर को भी जाना। उन्होंने आज से 3000 साल पहले हमारे सुश्रुत और वाग्यवट जैसे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई किताबें जैसे सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम को भी डिटेल में पढ़ना चालू किया। और हाँ, अपने स्टडी के लिए उन्होंने इंग्लैंड से कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए। और फिर इंडिया और इसके इतिहास को अच्छी तरह से समझने के बाद राजीव दीक्षित अपने संकल्प को अंजाम देने के लिए 1992 में अपना जॉब छोड़कर आजादी बचाओ आंदोलन में पूरी तरह से लग गए। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये आजादी बचाओ आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ था। असल में बात यह थी कि 1991 में इंडिया का इकोनॉमी डूबने के कगार पर था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को इंडिया में ट्रेड करने की खुली छूट मिल गई थी। वैसे विदेशी कंपनियों के आने से इंडिया को कुछ फायदे तो जरूर हुए, जैसे लाखों इंडियंस को नौकरी मिलना चालू हो गया, देश भर में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ने लगा, और इन्हीं वजहों से धीरे धीरे इंडिया का GDP भी ऊपर जाने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ विदेशी कंपनियों की वजह से इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की अपनी खुद की कंपनी लॉस में जाने लगी थी। इसके अलावा इन विदेशी कंपनियों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी, जैसे कि बहुत सारी विदेशी FMCG कंपनीज खराब क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनने वाली फूड प्रोडक्ट्स को इंडिया में धड़ल्ले से बेच रही थी। जैसे कि भारत के प्रोडक्ट्स में कंपनीज पाम ऑयल का यूज कर रही थी, तो वहीं US और UK के सेम ही प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी का तेल का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, विदेशी कंपनियों के इन्हीं मनमानी को रोकने के लिए और इंडिया के अपने घरेलू बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए राजीव दीक्षित ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। अपने 20 सालों की आजादी बचाओ आंदोलन के दौरान राजीव दीक्षित ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए जिसे कोई भी इंसान करने की तो छोड़ ही दीजिए, सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। इस आजादी बचाओ आंदोलन के दौरान राजीव दीक्षित ने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए छोटे छोटे गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक गए और लोगों को एजुकेट करना शुरू किया।
बताया जाता है कि राजीव दीक्षित ने अपने जीवन काल में करीब 30,000 से ज्यादा लेक्चर्स दिए थे और इन लेक्चर्स में ज्यादातर वो भारत गुलाम क्यों हुआ, भारत कैसे अभी भी गुलाम है, एलोपैथ की सच्चाई, स्वदेशी को बढ़ावा देना, रसायन मुक्त खेती और भारतीय राजनीति जैसे सब्जेक्ट पर खुलकर बोलते थे। अपने लेक्चर्स में राजीव दीक्षित इंडिया में बने लोकल प्रोडक्ट का यूज करने पर जोर दिया करते थे और विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट को न खरीदने की सलाह देते। उनका मानना था कि विदेशी कंपनीज के द्वारा बनाए गए ज्यादातर प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी की होती हैं, जिनमें 3 सबसे खराब इंग्रेडिएंट्स भर भर कर डाले जाते हैं, पाम ऑयल, मैदा और चीनी। और इन प्रोडक्ट्स के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा होता है। इसीलिए राजीव दीक्षित ने बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स और हेल्थ टॉनिक के नाम पर बिकने वाली चीजों की सच्चाई डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर जनता के सामने एक्सपोज किया है। राजीव दीक्षित लोगों को पाम ऑयल के नुकसान के बारे में भी बताते थे। अब दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया कि आजादी बचाओ आंदोलन शुरू करने से पहले राजीव दीक्षित ने 6 से 7 सालों तक इंडिया और उसके इतिहास को स्टडी किया था, वैसे ही अपने लेक्चर्स में लोगों को होम्योपैथी और आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस बताने से पहले उन्होंने खुद 8 साल तक होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी की थी। और दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि राजीव दीक्षित को सिर्फ लाइमलाइट नहीं चाहिए था, वो तो सच में इंडिया के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। राजीव दीक्षित जितना होम्योपैथ और आयुर्वेद को सपोर्ट करते थे, उससे 100 गुना ज्यादा एलोपैथ के खिलाफ थे। उनका कहना था कि विदेशी मेडिसिन इंडियंस को सूट नहीं करती और इसके साइड इफेक्ट्स तो अलग से ही हैं। राजीव दीक्षित हमेशा होम साइंस पर काफी जोर दिया करते थे और अक्सर वो अपने भाषण में भी कहते थे कि 80% रोगों का इलाज हमारे किचन में ही मौजूद है। जैसे कि सर्दी ठीक करने के लिए आप हल्दी पानी या हल्दी दूध पिएं, खांसी के लिए आप अदरक और पान का थोड़ा जूस बराबर मात्रा में हनी के साथ मिलाकर पिएं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजीव दीक्षित अपने जिंदगी में 30,000 से भी ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि इंडिया के हर कोने में वो खुद नहीं पहुंच सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी नॉलेज को किताब के माध्यम से इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया। यहाँ तक कि आज भी उनकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगियाँ सुधार रही हैं। स्वदेशी चिकित्सा, गौ माता पंचगव्य चिकित्सा, जीरो बजट खेती और अष्टांग हृदयम जैसी राजीव जी की सैकड़ों किताबें हैं जो कि आज भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं। इतना ही नहीं, इंडिया से काउ स्लॉटरिंग को भी पूरी तरह से खत्म करने में राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा हाथ था। असल में पहले इंडिया में गाय को काटने पर कोई भी सजा नहीं होती थी, लेकिन राजीव दीक्षित ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और फिर सालों तक कोर्ट में लड़ने के बाद राजीव दीक्षित जी ने काउ स्लॉटरिंग को इंडिया में बैन करवा दिया। और दोस्तों, ये सिर्फ राजीव दीक्षित की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत थी। अब दोस्तों, राजीव दीक्षित जी का संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और हर भारतीय की आवाज बन रहा था। उनकी आंखें खोल देने वाली बातों ने उन्हें लोगों के बीच में काफी पॉपुलर बना दिया। और फिर ऐसे ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राजीव दीक्षित पहली बार 1999 में बाबा रामदेव से मिले और फिर कुछ सालों तक टच में रहने के बाद 2009 में दोनों ने साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया। इस ट्रस्ट के चेयरमैन रामदेव थे, तो वहीं नेशनल सेक्रेटरी राजीव दीक्षित जी। अब दोस्तों, अभी तक तो राजीव दीक्षित खुद घूम घूम कर लोगों को एजुकेट करते थे, लेकिन रामदेव के साथ जुड़ने के बाद वो टीवी पर भी आ गए और दोनों मिलकर आस्था चैनल के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने लगे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन शायद कुछ लोगों को राजीव भाई की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर जलन सी होने लगी थी। आई थिंक समझदार को तो इशारा ही काफी है। कुछ ऐसे ही यह सिलसिला चलता गया और साल 2010 आ गया, लेकिन किसको पता था कि कुछ ही महीनों में राजीव दीक्षित इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। हमेशा की तरह राजीव दीक्षित इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को विदेशी कंपनियों के मनमानी और एलोपैथ के नुकसान के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। लेकिन 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में राजीव दीक्षित करीब 2 बजे अपना स्पीच खत्म करते हैं और फिर वो दया सागर नाम के एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर भिलाई के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ ही देर के बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगती है और फिर दया सागर के पूछने पर वो कहते हैं कि उनके सीने में गैस चढ़ गई है और वो टॉयलेट जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राजीव दीक्षित जी की बात सुनकर दया सागर ड्राइवर को दुर्ग के आश्रम की तरफ गाड़ी ले जाने के लिए कहते हैं। हालांकि टॉयलेट जाने के आधे घंटे बाद भी जब राजीव दीक्षित वापस नहीं आए, तब दया सागर उन्हें खोजते हुए टॉयलेट की तरफ गए और देखा कि राजीव जी बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनका केस सीरियस देखकर उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद से राजीव दीक्षित को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन रात 1 से 2 बजे के करीब में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। अगले दिन उनकी बॉडी को उनके घर अलीगढ़ न ले जाकर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ ले जाया गया। इसके बाद से दोस्तों कई तरह की बातें सामने आई, जैसे कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जैसे किसी को जहर देने के बाद से होता है। पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया गया और जल्दी से जल्दी उनका दाह संस्कार करा दिया गया।
अब दोस्तों वैसे तो राजीव दीक्षित की डेथ की स्टोरी मैंने आपको बहुत क्विकली बताया है, बिना किसी का नाम एक्सपोज किए, लेकिन ऐसा क्यों, यह तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या फिर उन्हें जहर देकर मार दिया गया था? आप अपनी थिंकिंग हमें कमेंट करके जरूर बताएं।